हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज विजार्ड। माई सेल्फ ऋषभ तिवारी। आज हम लेके आए हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया गया है हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में, और मेंस में ही अगर आप पहला टॉपिक उठाते हैं पेपर 2 का पार्ट ए उठाते हैं आप, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। सबसे पहले जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस भी बोलते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये है क्या? अ बॉडी असेंबल्ड। ये एक बॉडी असेंबल की गई थी फॉर द पर्पज ऑफ ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। किस लिए असेंबल की गई थी ये बॉडी? ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किसने की थी? 1934 में एम एन रॉय ने की थी। 1935 में अगर आपसे बोला जाए कि ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड पहली बार किसने किया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। फिर आते हैं 1938 में, जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। 3 साल हैं, 3 बातें आपको बोली मैंने। 1934 में फर्स्ट टाइम एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की। 1935 में ऑफिशियली अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई। 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की, उसी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया किसने? ब्रिटिश ने। फर्स्ट टाइम इन प्रिंसिपल द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अगस्त ऑफर 1940 जो ब्रिटिश ने दिया था, उसमें सबसे पहली बार 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड रखी थी, उसको क्या किया था? एक्सेप्ट कर लिया था। उसके जस्ट 2 साल बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं, केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल टू फ्रेम एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल लाते हैं, जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है बाई मुस्लिम लीग। नेक्स्ट चलते हैं 1946 में। 1946 में ये क्वेश्चन ही आ गया था हमारे, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, तो ये ईयर पूछ दिया था 1942 1943। अभी जस्ट 23rd जो प्रीलिम्स हुआ था अपना, ये 23rd पीएससी में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया विच रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसने क्या किया था? रिजेक्ट किया था टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज का आइडिया। हैंस इलेक्शंस वर हेल्ड एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ठीक, इतनी थी कहानी इसके बैकग्राउंड की। अब चलते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनिशियली अगर देखें तो कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। 389 मेंबर्स में दो पार्ट को डिवाइड करते हैं, तो 296 ब्रिटिश इंडिया से आते थे, 93 रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड बाई राजास। 93 कौन? जो प्रिंसली स्टेट्स हमारे यहाँ वहाँ से आते थे। अब 296 का फर्दर डिवीजन कर देते हैं, तो 292 गवर्नर्स प्रोविंस हो गए, और ये 4 इसमें कौन थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। इसमें क्या थे? 11 गवर्नर्स प्रोविंस थे। ये 292 जो मेंबर्स थे ब्रिटिश इंडिया के, इसमें 11 गवर्नर्स प्रोविंस थे 292 का अगर पार्ट कर देते। अब 4 कहाँ से थे? 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से थे। नेक्स्ट चलते हैं, सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस। जो ईच ब्रिटिश प्रोविंस थी, उनको सीट एलोकेट किया गया था, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है प्री में भी, और इसको मेंस में भी आपको फैक्ट में लिखना है। मुस्लिम, सिख और जनरल, सिर्फ 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज थी जिसके बेसिस में सीट एलोकेट किए थे ब्रिटिश प्रोविंस में। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको कैसे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट किया गया था, एंड वोटिंग वाज डन थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट चलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द रिस्पेक्टिव। अब जो ब्रिटिश इंडिया थे, उनमें तो प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शन हो गया, वहां से वो इलेक्ट होके आ गए। ये बता दिया इलेक्शन में कैसा हुआ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मेथड यूज किया अपन। पर जो अपने प्रिंसली स्टेट्स थे, उधर के कैसे आए रिप्रेजेंटेटिव्स? उनको नॉमिनेट किया गया बाय रिस्पेक्टिव। जो वहाँ के राजा महाराजा जो भी हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो उनने नॉमिनेट करके मेंबर भेजा अपना रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो ये पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। ठीक, तो इलेक्टेड भी थी और नॉमिनेटेड भी थी। आधी आधी बात कर लेते। फिर इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब होते हैं? जुलाई से अगस्त 1946 में इलेक्शन होते हैं। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली, और स्मॉल ग्रुप्स भी थे, कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे, उन्हें 15 सीट्स मिली थी। जो 93 प्रिंसली स्टेट्स थे वैकेंट, ये देखिए, ये यहाँ पे जो 93 प्रिंसली स्टेट्स थे, इनने भाग ही नहीं लिया इलेक्शन में। ठीक है, ये अपने आप को क्या करे? अवे कर दिया, डिसाइडेड टू स्टे अवे, वैकेंट कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ इलेक्शन हुए थे, उसमें 208 आई इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 आई, 15 स्मॉल ग्रुप्स को आ गई। आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट मीटिंग कब होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग होती है। टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट। आपसे पूछा जाता है कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें किस बना, इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, इन्हें फ्रेंच प्रैक्टिस से बनाया गया था टेम्परेरी। कौन सी प्रैक्टिस से? फ्रेंच प्रैक्टिस से बनाया गया था टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ठीक, आगे चलते हैं। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को बने थे। ठीक है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन से? ये वाइस प्रेसिडेंट भी आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस सी मुखर्जी और बी टी कृष्णामाचारी, ये दो वाइस प्रेसिडेंट, इनका नाम आपको बाकायदे याद रखना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश करने वाला कौन थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश करने वाले नेहरू जी थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश कब हुआ, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13 दिसंबर 1946 को हम पेश करते हैं, और अडॉप्ट कब हो जाता है? तो 22 जनवरी 1947। द बोथ डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन कब होता है? हम कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को कैसे दिए, कब अडॉप्ट किए, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 26 नवंबर 1949, ये प्रियम्बल में ये डेट आपको मिलेगी। इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए थे, खुद को दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स, इसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे जब ये बना था, तब की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मेजर कम्युनिटीज कौन कौन सी थी? तो यूनियन पावर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी, ये मेजर कमेटीज थी। माइनर कमेटीज कौन कौन सी थी? हाउस कमेटी हो गई, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ये माइनर कमेटीज थी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या क्या थी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था ड्राफ्ट बनाना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, बस इतना ही काम था, इसलिए इसको ड्राफ्ट से ही ड्राफ्टिंग कमेटी शब्द से नाम कमेटी को दे दिया गया था। पब्लिक डिस्कशन, जो ड्राफ्ट बनाया था ड्राफ्टिंग कमेटी, उस पर क्या हुआ था? ड्राफ्ट पब्लिश्ड इन फरवरी 1948। ये जो 1948 में जो ड्राफ्ट बनाया था ड्राफ्टिंग कमेटी, उसको पब्लिश किया गया 1948 में। 8 मंथ्स फॉर डिस्कशन एंड अमेंडमेंट, इस ड्राफ्ट को 8 महीने दिए गए थे डिस्कशन और अमेंडमेंट करने के लिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोडक्शन। फाइनल ड्राफ्ट का इंट्रोडक्शन कब हुआ था? बी आर अम्बेडकर जी ने किया था ऑन नवंबर 4 1948। ठीक है, देखिए कितने महीने दिए गए थे? 8 महीने दिए गए थे कि आप जो भी ड्राफ्ट बनाया गया इसमें डिस्कशन कर लें, कुछ अमेंडमेंट है, कुछ अगर आपको प्रस्ताव रखने हैं, कुछ सुझाव रखने हैं, तो आप बातें कर सकते हैं इसमें, है ना। फिर फाइनल ड्राफ्ट कब आता है? फाइनल ड्राफ्ट को कौन पब्लिश करता है, इंट्रोड्यूस करता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस करते हैं 4 नवंबर 1948। नाउ नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ड्यूरेशन कितना था? ये ड्यूरेशन सीधे से क्वेश्चन आता है। 11 सेशन हुए थे, आपको किताबों में 11 सेशन देखने मिले, कहीं कहीं 12 सेशन की बात करते हैं, क्योंकि जो 12th सेशन था उसमें साइन किया गया था। ठीक है, तो 12th सेशन को भी काउंट किया जाता है, पर कई किताबों में सिर्फ 11 सेशंस की बात ही मिलती है। 12th सेशन भी हुआ था जिसमें हम साइन किए थे, पूरे जितने मेंबर्स थे उन्होंने साइन किया था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस पर। अब चलते हैं इसमें सेशन कितने हुए, तो अभी आप फिलहाल के लिए 11 सेशंस याद रखिए। 11 सेशंस हुए थे ओवर 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे इस बनाने में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कितना आया था कॉन्स्टिट्यूशन? 64 लाख की कॉस्ट आई थी। रेटिफिकेशन ऑफ कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, ये कब आई थी? तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मई 1949। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब किया हमने? ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये अडॉप्ट किया। तो देखिए, नेशनल फ्लैग को हम 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट करते हैं। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट करते हैं? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करते हैं। नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट करते हैं? 24 जनवरी 1950। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों हम एक ही सिमिलर डेट में अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज 24 जनवरी 1950। देखिए फिर से मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा था, असेंबली टेक्स कितने 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन उनको पेश करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 13 दिसंबर ऑफ 1940, 13 दिसंबर 1946 वॉज मूव्ड। देखिए क्या लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विच प्रोवाइडेड द फिलोसफी एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फिलोसफी और गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे रहा था, किसको? फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेटर टुक द फॉर्म ऑफ प्रियम्बल, जो बाद में यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बन जाता है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, जिस दिन पेश करते हैं इसको, ठीक है, मूव करते हैं, वो है 13 दिसंबर 1946। एंड सेकंड डेट की बात करता हूँ, तो जब इसको अडॉप्ट किया गया था तो वो है 22 जनवरी 1947। और ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये बाकायदे अगर 7 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप ये 3 पॉइंट डाल दीजिए, ये हो जाएगा प्रॉपर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, इससे ज़्यादा कुछ लिखने का है नहीं। इन 1947 अब क्या होता है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, उसको अप्रूव करते। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अप्रूव होने से क्या होता है? द लेजिस्लेशन इस्टेब्लिश्ड टू न्यू सॉवरेन नेशंस। जब ये हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो 2 सॉवरेन नेशंस बनते हैं। पहला कौन बनता है? इंडिया, दूसरा बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पाकिस्तान बन जाता है और ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है। यही ईस्ट पाकिस्तान को विच इज़ नाउ हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
The provinces of Bengal and Punjab were divided between two new countries. तो जो प्रोविंसेस थे बंगाल के और पंजाब के, यही पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। टू जो न्यू कंट्रीज बनती है कि इतना क्षेत्र तुम्हारा होगा, इतना क्षेत्र हमारा होगा, इतना क्षेत्र तुम्हारा होगा, इतना क्षेत्र हमारा होगा। कौन सी दो प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं? बंगाल और पंजाब की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं पार्टीशन के टाइम में कैसे ट्रेन भर के जा रही थी। ये देखिए आप, ये बनता है पाकिस्तान, इंडिया से अलग हो गया, ये ईस्ट पाकिस्तान बनता है। ये 1947 आफ्टर पार्टीशन की बात करते हैं पहली पिक में। दूसरे पिक में देखिए, यही जो पाकिस्तान इंडिया बना था जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान बोल रहे थे, उसे हम बांग्लादेश के नाम से अब जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहले हम इसमें दो देखेंगे, कमिटीज की बात करेंगे तो उसमें पहले मेजर देखेंगे, मेजर के बाद फिर हम देखेंगे माइनर। इसमें हमें बस देखना है कि चेयर कौन कर रहा था भाई, चेयर पर्सन कौन था मेजर और माइनर में। मेजर कमिटीज की बात करते हैं, पहले आती है एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स कौन थी? वल्लभ भाई पटेल। कमिटीज ऑन दी फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मावलंकर। तो इसमें बस आपको ऐसे निमोनिक्स बना लेना है कुछ याद करने के लिए, भाई नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद जी फहराए, पहले प्रेसिडेंट बने, ठीक है ऐसा। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाता है, और ये मेंस में भी अपने 11 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन करने के लिए डिस्क्राइब द वेरियस मेजर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, तो इसमें आपको लिखना पड़ सकता है। कमिटीज ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया वल्लभ भाई पटेल। कमिटीज ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद। ये सीधे सीधे आपको क्या करना है, मग कर लेना है इफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट, बी आर अम्बेडकर जी, जिसके अभी मैं पहले चर्चा करके आए, ये चर्चा नहीं करी, अभी आगे करेंगे। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी ए बी ठक्कर जी थे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जे बी कृपलानी। हाउस कमेटी कौन? बी पट्टा भाई सीतारमैया। माइनॉरिटी सब कमेटी एस सी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका पूरा नाम था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटेड ट्राइबल एरियाज एंड सब इंक्लूडेड, ये सभी गोपीनाथ बरदुलई। आगे चलते हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, आपको बताया था कि वल्लभ भाई पटेल को अपन लॉ पुरुष भी कहते हैं, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इन्हीं को दी गई थी, ताकि ये जो छोटे छोटे क्षेत्र बटे हुए थे उन्हें जोड़ के एक इंडियन यूनियन बनाई जाए। तो ऑब्वियस है कि किसको, वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाएगा, क्योंकि यही काम इन्हीं ने किया था। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग किसके हाथ में थी? राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अगेन जवाहरलाल नेहरू। अभी मैंने मेजर कमेटीज की बात कर ली ऊपर, इनको आपको सीधे सीधे लर्न करना है। इसकी कोई नोट शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे कुछ है नहीं, इसको आपको खुद बनाना पड़ेगा निमोनिक्स इसके लिए। अब चलते हैं माइनर कमेटीज में। एक किया थी लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन एस के दर, ये कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर नहीं थे। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन। और एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप एस वरदाचारी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं गुरु, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर लेते हैं। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन 29 अगस्त 1947 द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपॉइंटेड। ठीक है, कब अपॉइंट की गई थी? ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी आपके 7 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपॉइंटेड एंड हैड 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स कौन कौन से? लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर, उनको पाला स्वामी, बी आर अम्बेडकर जी, इसके क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अभी हमने पीछे मेजर कमेटीज पढ़ी ना, उसमें ये आई थी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उसका चेयरमैन अपन ने पढ़ के आया कि बी आर अम्बेडकर जी। फिर क्या था? के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। ये लास्ट के जो दो नाम है, बी एल मित्र और डी पी खेतान, इसमें थोड़ी ध्यान रखिए। बी एल मित्र रिजाइन ड्यू टू हेल्थ इशूज एंड वाज रिप्लेस्ड बाय इन माधवराव। बी एल मित्र की क्या तबीयत खराब हो गई थी, तो इन्हें रिजाइन कर दिया, तो इनकी जगह इन्हें ले ली थी एन माधवराव ने। डी पी खेतान क्या होते? खेतान खत्म ही हो गए थे, डायड इन एंड वाज रिप्लेस्ड बाय टी टी कृष्णामाचारी। तो ये दो नाम आपको याद रखना लास्ट में, कि ये जो दो व्यक्ति हैं लास्ट के 6 या 7 नंबर के बदल जाते हैं। आगे चलते हैं, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए गांधी जी साइन कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी भी साइन कर रहे हैं, और भी काफ़ी महिलाएं भी खड़ी हैं, कुछ और भी लोग हैं। आगे चलते हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज पे देखते हैं कि अपन को पता है कि 3 रीडिंग्स हुई थी। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्टेज की बात करते हैं, तो ये 9 दिसंबर 1946 से चलती है 27 जनवरी 1948। इसमें क्या होता है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर आउटलाइन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे उसको आउटलाइन किया गया था इन रिपोर्ट सबमिटेड बाय सर्टेन कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी। फंडामेंटल राइट्स हो गई, ये फंडामेंटल राइट्स कमेटी हो, माइनॉरिटी कमेटी हो गई, यूनियन पावर कमेटी हो गई, एंड आल्सो द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें प्रिलिमिनरी स्टेज में हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, और जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको हम आउटलाइन करते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज में। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हम इंट्रोडक्शन करते हैं असेंबली फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में क्या करते हैं, डेट भी इंपॉर्टेंट, डेट याद कर लीजिएगा। द ड्राफ्ट वाज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज। जो ड्राफ्ट हम फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोड्यूस करा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, उसको हम बाय क्लॉज डिस्कस करते हैं सेकंड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में क्या करते हैं भाई, थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड एंड इट वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर। थर्ड रीडिंग में हम क्या करते हैं, इसको पूरी चीज़ें जो हमारी थी वो कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी हमारी जो भी चर्चाएं थी वो कंप्लीट हो जाती है किसमें, थर्ड रीडिंग में। नेक्स्ट चलते हैं,
और टोटल ऑफ 3 रीडिंग, देखिए कितनी रीडिंग्स होती है, 3 रीडिंग्स। प्रिलिमिनरी स्टेज की तो अपन को गिनती नहीं करते कि उसमें क्या होता है कि कमेटीज बनती है जो क्या आउटलाइन करना है, जब तक ड्राफ्ट आया ही नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तब तक अपन रीडिंग काउंट नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले रीडिंग इसको काउंट करते हैं जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल ऑफ 3 रीडिंग्स वर हेल्ड इन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसमें कितने अमेंडमेंट्स, 2473 अमेंडमेंट्स को हम डिस्पोज करते हैं, ठीक है। इतनी हमें चर्चा करनी थी, 7635 की चर्चा करनी थी ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इनमें 7635 में हमने 2473 अमेंडमेंट्स को डिस्पोज कर दिया था, ठीक है। मतलब डिस्पोज करने का मतलब कि इसमें चर्चा कर ली थी, क्या निर्णय था वो निर्णय पे आ गए थे, ठीक। 11 सेशंस वर हेल्ड इन 165 डेज। मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि टोटल 12 सेशन है, कि 12 सेशन में हम साइन इन किए थे, पर किताबों में उसको काउंट नहीं करते, 11 सेशंस की बात करते हैं। 11 सेशंस वर हेल्ड इन 165 डेज बिफोर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब तक अडॉप्ट नहीं करे थे ना, तो कितने सेशन हुए थे, 11 सेशन हुए थे। अब आते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 साइंड बाय 284 मेंबर्स। कितने मेंबर साइन किए थे, 2। यही है 12th सेशन जिसमें साइन हुआ था। देखिए पहली लाइन, सेकंड बीच वाली लाइन पढ़िएगा, 11 सेशंस वर हेल्ड इन 165 डेज बिफोर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब अडॉप्ट नहीं किए तो उससे पहले की हम सेशंस की बात करते तो वो 11 सेशंस हुए थे 165 डेज में। लेकिन जब अडॉप्ट किए थे 26 नवंबर 1949 को, तो उसको साइन किया गया था कितने, 284 मेंबर्स ने इनको साइन किया था। इसी को हम कहते हैं 12th सेशन, ठीक है। अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो 12th सेशन का भी जिक्र आपको मिलेगा। आगे चलते, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं अपन। सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, शॉर्ट टाइटल, इनको मिला के हम इन्फोर्स किए थे कॉन्स्टिट्यूशन को। और कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लागू हो गए थे या फोर्स में आ गए थे, तो ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 390, ये इतने आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को जब हम अडॉप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आप को देते हैं उस दिन, ये जितने आर्टिकल्स आपको ये ग्रीन में दिख रहे हैं, इन्हें मैं मिटा देता हूँ साफ सुथरे दिखें ताकि, है ना, ये क्या हो गए थे, इन्फोर्स हो गए थे, ये फोर्स में आ गए थे, लागू हो गए थे, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट था, देखिए अब आगे ये नेक्स्ट लाइन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिमेनिंग प्रोविजंस मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1950। बाकी जो इनके बाद जो बाकी चीज़ें लागू हुई वो कब होती हैं, 26 जनवरी 1950 को। इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन में इस डेट को, किस डेट को, 26 जनवरी 1950 को बोलते हैं डेटमेंट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। क्या बोलते हैं, डेटमेंट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। और इसी को हम रिपब्लिक डे के रूप में तब से आज तक मनाए चले आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ आलोचना कर लेते हैं। द क्रिटिक्स हैव क्रिटिसाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन वेरियस ग्राउंड्स, ठीक है। आलोचक, कुछ आलोचक थे, उन्हें आलोचना भी करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। भाई आलोचना तो होगी ही, हर सिक्के के दो पहलू होते थे। सबसे पहली आलोचना क्या थी कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, है ना, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। द क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एज इट्स मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अभी आगे ही पढ़े थे हमने कि पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी। ये वाली स्लाइड्स में आपको देखिए, बता देता हूँ आपको, ये वाली स्लाइड देखिए, पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, तो बिल्कुल सही है। क्रिटिक्स बिल्कुल बोल सकते पार्टली नॉमिनेटेड, तो भाई पीपल ऑफ इंडिया से भाई इलेक्ट होके कौन आ रहा है ना। तो ये एक पहला क्रिटिक्स था। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नॉट अ सॉवरेन बॉडी, सॉवरेन बॉडी नहीं थी। द क्रिटिक्स मेंटेन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी एज इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से बनी थी, इसलिए इन्हें सॉवरेन बॉडी नहीं बोल रहे थे। टाइम कंज्यूमिंग, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक एन only long time to make the constitution. They stated that the framers of the American Constitution took only 4 months to complete their work. हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समय लग गया, ठीक है ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और यहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सिर्फ 4 महीने लगे थे। टाइम कंज्यूमिंग था, ये भी है, ठीक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिसाइज करने आ सकता है। अगला चलते हैं, डोमिनेटेड बाई कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ही मेन बॉडी थी, सब कुछ था। द क्रिटिक्स चार्ज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई द कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और ऐसी कोई सच पार्टी नहीं थी उस टाइम पे। इसमें ग्रैनविल एस्टीन है, एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उनने कुछ बोला भी था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। वन पार्टी कंट्री में वन पार्टी बॉडी थी, ठीक है। तो आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में ये जो इनका स्टेटमेंट है इसको कोड भी कर सकते हैं। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, इसमें मेनली डोमिनेशन किसका था, लॉयर और पॉलिटिशियन का था, बाकी जनता उतनी इन्वॉल्व नहीं थी। इट इज ऑल्सो मेंटेन बाय द क्रिटिक्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस।
They pointed out that other sections of the society were not sufficiently represented. जो अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थी, किनको अगर हम लॉयर्स और पॉलिटिशियंस को हटा देते हैं तो उनको सफिशियंटली हम रिप्रेजेंट नहीं किए थे। तो ये भी एक क्रिटिक्स बन गया कि लॉयर और पॉलिटिशियन डोमिनेशन था यहाँ पे। अगला, डोमिनेटेड बाय हिंदूज। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। इसमें देखिए, इसमें कोई एक ये है महानुभाव लॉर्ड विस्काउंट साइमन कॉल्ड इट अ बॉडी ऑफ हिंदूज, इनने एक कोट किया है। सिमिलरली विंस्टन चर्चिल की बात करते हैं, कमेंटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इंडिया। तो जैसे मैंने बताया आपको, आप यहाँ पे एक कोटेशन था, कोट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे। वैसे आप ये दो विंस्टन चर्चिल हो गए, लॉर्ड विस्काउंट साइमन की जो कोटेशन है बॉडी ऑफ हिंदूज, ये भी कोट कर सकते हैं जब आप क्रिटिसिज्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।